नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। मैं सुनील और आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीनतम जो पाठ है उसके अध्ययन का। द रीडिंग एंशियंट टेक्स्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम प्राचीन हमारे जो टेक्स्ट है उसका किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो अगर सभी पाठ्यात्मक कृतियों का संबंध जो है वो अपने विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ से होता है, कोई ना कोई ऐतिहासिक संदर्भ होता है, उससे उसका संबंध होता है, उस विशेष संदर्भ में ही उसका सर्जन होता है, उसका प्रचार प्रसार होता है। और सामान्यतः कोई भी प्राचीन कीर्ति अपने समय के सामाजिक परिवेश को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती। ये कहा जाता है कि कोई भी प्राचीनतम कीर्ति है वो अपने समय के सामाजिक ढांचा किस प्रकार का था उसको डायरेक्ट रूप से वो प्रतिबिंबित नहीं करती है, बल्कि उसमें अतीत का एक जटिल प्रतिनिधित्व होता है। ऐसी रचनाओं में से ऐतिहासिक अनुमानों को सावधानीपूर्वक संश्लेषित करना इतिहासकार का दायित्व होता है। कि ये जो आपकी जो प्राचीनतम पाठ जो है, ये प्राचीनतम जो आपके पाठ है, इन पाठों में से किस प्रकार से उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें निकाल के लानी है, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो सही है और कौन सी रॉन्ग है या राइट है। ये सारी चीज़ कौन देखता है? ये इतिहासकार का काम होता है। ये इतिहासकार का दायित्व होता है कि कौन सी चीज़ सही है उन पाठों में से और कौन सी गलत है ये देखना। क्योंकि अधिकांशतः क्या होता है कि प्राचीनतम धार्मिक साहित्य सोचारण पाठ के लिए बनाई गई थी। भाई, वो जो धार्मिक आपके साहित्य थे वो क्या थे कि कंठस्थ जो चीज़ें करने के लिए या सोचारण जो है उसके लिए आपके बनाए गए थे, जिसका वाचन श्रवण के अतिरिक्त कर्मकांडीय उपयोग भी होता था। मौखिक परंपरा के माध्यम से इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता था। और वस्तुतः ऐसी परंपरा तब तक बनी रही जब तक लिखित पांडुलिपियां उपलब्ध होने लगी। तब तक भी इस प्रकार की जो श्रवण परंपरा जो थी वो भारतीय समाज में हमें दिखाई देती। ऐतिहासिक दृष्टि से किसी भी पाठ्यात्मक स्रोत को विभिन्न प्रकार से पढ़ा जा सकता है, किंतु ऐसे करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना यहाँ पे हमारे लिए आवश्यक है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिंदु तो ये होता है कि रचना की तिथि, कि वो जो हम पाठ जो पढ़ रहे हैं या टेक्स्ट जो हम देख रहे हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी रचना की तिथि क्या है और उसके रचनाकार कौन था। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारी जो आपकी हिस्टोरिकल जो ये टेक्स्ट जो होते हैं उनकी रचना अलग अलग कालक्रम में हुई मानी जाती है और होती भी है। मान लो ये कोई आपका टेक्सस है, इसकी रचना ये मान लो 100 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक चलती है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से कालक्रम जो है इसका सही है और उस कालक्रम में एक्चुअल में इसका रचनाकार कौन था। उनकी हम देखते हैं कि प्राचीनतम जो रचनाएं होती है उनका एक्चुअल जो कालक्रम है, उनकी जो पांडुलिपि हमें मिलती है उससे बहुत पुराना होता है, क्योंकि पांडुलिपि जो है वो बाद में मिलती है और अपने आप में एक पृथक जीवन वर्त भी होता है उनका। समय के साथ विकास भी होता है उनमें, पांडुलिपियों में, और आपका बदलाव भी होता है। जैसा कि हम आगे जाके देखेंगे रामायण महाभारत में बहुत से खंड हम देखेंगे कि बाद में जुड़ा है, जिसे उत्तर कांड भी कहा जाता है। जैसे रामायण की बात करें तो महाभारत में भी बाद में जुड़े हैं आपके। तो इस प्रकार से बाद में भी उनमें क्या होता है, बदलाव होता रहता है और विकास आता रहता है। विकास और परिवर्तन की ये प्रक्रिया कई बार सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है, कि उसमें आपका क्या होता रहता है, विकास होता रहता है धीरे धीरे। तब कहीं जाकर अपेक्षाकृत स्थायी रूप दिया जाता है और तथा वे अंतिम स्वरूप ग्रहण कर पाती है। किसी भी पाठ्यात्मक स्रोत को ऐतिहासिक सूचना के रूप में उसी काल के स्रोत के रूप में देखा जा सकता है। कोई भी पाठ्यात्मक स्रोत है तो अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं तो उसका जो एक्चुअल कालक्रम है उसके अकॉर्डिंग उसको देखना चाहिए, जिस काल में उसकी रचना हुई है। किंतु यदि रचना की अवधि बहुत लंबी है तो उसमें अंतर्निहित तिथि क्रम के विभिन्न परतों और उनके जुड़े बाद के घटकों को चिन्हित करना भी आवश्यक है। अगर मान लो किसी पाठ्यक्रम की जो कालावधि है वो मान लो 100 ईसा पूर्व से लेकर और 700 ईसा पूर्व तक चलती है, तो ये बहुत लंबा कालक्रम है। अब इसके अंदर एक्चुअल में जो काल 100 से लेके 200 तक क्या उसमें जुड़ा था, 200 से लेके 300 तक क्या जुड़ा था और बाद में उसमें क्या जुड़ा, तो इस प्रकार से उनको चिन्हित करना अलग अलग हमारे लिए आवश्यक होता है, या कह सकते हैं इतिहासकार के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा करना बहुत कठिन है,
कि अलग अलग उसको कैसे फाइंड आउट करें, इनके लिए हमें उस जो रचना है उसकी भाषा शैली और विषय वस्तु का गहन विश्लेषण करना होता है कि उसमें किस प्रकार की भाषा में और भाषा शैली में उसमें जो है डिफरेंट कालक्रम के अनुसार उसमें परिवर्तन आया, इस प्रकार से उसकी विषय वस्तु जो है वो चेंज होती दिखाई देती है। तो इसका हम जब गहन उसका विश्लेषण करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब जाके हम कहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें जो चेंजेस है वो इस कालक्रम के अनुसार ये हुआ, इस कालक्रम के अनुसार ये हुआ। तो ऐसे बहुत सारे पाठ्यात्मक स्रोतों का गहन अन्वेषण के बाद एक आलोचनात्मक प्रकाशन अंततः संभव हो पाता है कि कोई भी है, मान लो कि सपोज दैट हम बात करें रामायण की करें, महाभारत की करें, महाभारत की करें, तो हम जब इसको विश्लेषण करते हैं कि इसका कालखंड, इस कालखंड से लेकर इस कालखंड में इसकी रचना हुई, इस कालखंड में इसकी भाषा ये थी, इसकी भाषा शैली ये थी, और इस कालक्रम में कह सकते हैं कि इसकी जो विषय वस्तु था वो इस प्रकार से परिवर्तन हुआ। बाद में हम एक आलोचनात्मक प्रकाशन लास्ट में जाके उसका निकालते हैं कि रामायण का ये आलोचनात्मक प्रकाशन है। ये जो आलोचनात्मक संस्करण जो होता है इसे हम इंग्लिश में क्रिटिकल एडिशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्रिटिकल एडिशन के नाम से जानते हैं। ऐसे आलोचनात्मक संस्करणों के साथ कुछ सहायक उपक्षेप भी होते हैं जिन्हें क्रिटिकल एपरेट्स के नाम से जानते हैं। एक तो मेन जो होगा उसे किस नाम से जानेंगे? क्रिटिकल एडिशन के नाम से, और उसके साथ साथ छोटे छोटे कई और भी हमारे पास में संस्करण होंगे जिन्हें सहायक के रूप में जो काम करते हैं उन्हें क्रिटिकल एपरेट्स के नाम से जानते हैं। एक आलोचनात्मक संस्करण को रचना की सभी उपलब्ध पांडुलिपियों का अन्वेषण करने के पश्चात ही मूल पाठ्य की पहचान संभव हो पाती है। कोई भी आलोचनात्मक संस्करण है, उसकी रचना की सभी उपलब्ध जो पांडुलिपियां है उसका अन्वेषण करने के पश्चात ही वो क्या कर सकते हैं, हम आलोचनात्मक संस्करण कर सकते हैं। कि जैसे रामायण है सपोज, रामायण की मान लो हमारे पास में 10 तरह की है। तेलुगु की रामायण अलग है, तमिल की रामायण, तेलुगु या तमिल की रामायण है, जो कहते हैं कि हिंदी की रामायण अलग है, संस्कृत की रामायण। इस प्रकार से जो सारे जो एडिशन है उनको जब हम क्रिटिकल उनका करते हैं, अन्वेषण जब करते हैं, तभी जाके हमारा क्या बनता है, क्रिटिकल एडिशन तैयार होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक आलोचनात्मक संस्करण की वो रचना की सभी उपलब्ध पांडुलिपियों का अन्वेषण करने के पश्चात ही मूल पाठ्य की पहचान संभव हो पाती है। इसके साथ उपलब्ध ग्रंथ के विभिन्न सहायक उपस्करक जैसे पांडुलिपियां वगैरह जो भी विद्यमान हो, इसके अतिरिक्त उस पे टीकाकार जैसे होते हैं, जैसे महाभाष्य का टीकाकार हो गया। इस तरीके से अनेक जो रामायण पे टीका लिखी गई, महाभारत पे टीका लिखा गई, या जो और जो ग्रंथ थे उन पे टीकाएं लिखी गई, तो वो सबको मिला के क्या करते हैं, हम उनका आलोचनात्मक या क्रिटिकल एडिशन तैयार करते हैं। बहुत सी प्राचीनतम पांडुलिपियों के कोई एक रचयिता नहीं रहे हैं, बल्कि अलग अलग कालक्रम के अनुसार उनके रचयिता रहे। थोड़ा सा हम देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अब ये आपके सामने दिखाई दे रहा है वेद। आप वेद का कालक्रम देखिए कि 2000 ईसा पूर्व से लेके और ये 500 ईसा पूर्व तक आपका माना जाता है। जैसे 2000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम, तो ये आप देखिए कि कितना एक लंबा जो है ये कालक्रम आपका चला है। इसी प्रकार से वेदांत जो है वो 500 600 से लेके आपके, और 600 ईसा पूर्व से लेके आपके 200 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसी प्रकार से स्मृतियां देखिए आप, 200 ईसा पूर्व से लेके 900 ईस्वी तक इसका कालक्रम माना गया है। तो बहुत सारी जो हम यही बात कर रहे थे ऊपर, जो हम जो टॉपिक में बात कर रहे थे कि जो रचनाएं जो थी प्राचीनतम, उनका कालक्रम एक नहीं था। अगर इतना लंबा कालक्रम इसका है, मान लो स्मृतियों का कालक्रम कहे या वेद का कालक्रम कहे, तो जाहिर सी बात है कितने साल तक एक व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए इसका कालक्रम के अनुसार रचयिता भी अलग अलग है। तो जब भी ये इतिहासकार किसी भी प्राचीनतम पाठ का अध्ययन करता है तो उसमें सबसे पहले उसके कालक्रम पे ध्यान देना चाहिए, और दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है रचयिता, किसका रचयिता कौन सा है। फिर आता है विषय वस्तु क्या थी, और भाषा शैली। तो ये चार चीजें जो है वो महत्वपूर्ण होती है हमारे पास क्रिटिकल एडिशन तैयार करने कि उसका कालक्रम क्या था, उसका रचयिता कौन था, उसकी विषय वस्तु कौन थी, और उसकी भाषा शैली क्या थी।
जब हम बात कर रहे थे उसके कालक्रम की पांडुलिपियों के बारे में, तो देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्रोत के रूप में हमारे पास, जैसे हम बात करें उदाहरण के रूप में प्राचीनतम तालपत्र पांडुलिपि की, तो सबसे पहले ये माना जाता है कि कागज जो बना था वो चाइना के अंदर उसका आविष्कार हुआ था। चीन के अंदर सबसे पहले कागज का आविष्कार माना जाता है। चीन में जैसे कागज का आविष्कार हुआ, उसके बाद लगभग आपका तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हो गया था। उसके बाद चाइना से वो गया अरब में, और अरब से फिर यूरोप में। और एक जो है कि चाइना से अरब गया, उसके साथ साथ वो भारत में भी आया था। तो ये एक कागज की शुरुआत मानी जाती है। किंतु इसकी लोकप्रियता जो है वो चौथी शताब्दी के आसपास अधिक हुई। तीसरी शताब्दी में इसका आविष्कार हुआ, चौथी शताब्दी में इसकी लोकप्रियता आई, क्योंकि इसमें तकनीक जो है वो चौथी शताब्दी के आसपास आने लगी थी। काठ पर छपाई का काम, सुई वंश जो था आपका चाइना का 581 से लेकर 618 ईस्वी तक के कालक्रम में, उसमें इसकी शुरुआत मानी जाती थी। इसके साथ साथ थांग काल जो था 618 से लेकर 907 तक, वहाँ भी इसका प्रचलन था। भारत के लेखन के लिए पारंपरिक जो सामग्रियाँ था उसका उपयोग बहुत शताब्दियों तक जारी रहा। प्राचीनतम भारत की पांडुलिपि अधिकांश तक किस पे थी? ताम्र पत्र पे थी। और इसके साथ साथ यहाँ पे पांडुलिपि जो थी उसके निर्माण की दो विधियाँ थी, जिसमें संस्कृत में तालपत्र अथवा तमिल में ओलई के नाम से उनको जाना जाता था। तालपत्र के लिए मुख्यतः क्या होता था कि खजूर के जो पत्ते होते थे या पात्र जो होते थे उनका प्रयोग किया जाता था, जिन्हें कोरपिया या संस्कृत में जिसे ताली या तमिल में जिसे संस्कृत और तमिल में ताली कहा जाता था। इसके अलावा प्लाम जो था, जिसे संस्कृत में ताल और तमिल पनई कहा जाता था, उसके नाम से भी जाना जाता था। इसके साथ साथ दोस्तों, इसका जो आकार था ताड़ के पत्ते का, वो 19 से लेके 8.9 सेंटीमीटर के आसपास था, जबकि खजूर के पत्ते का आकार 15 से 3.4 सेंटीमीटर के आसपास माना जाता है। ये जो ताड़ के पत्ते थे वो अपेक्षाकृत बड़े होने के साथ साथ अधिक दिनों तक चलते थे। सबसे पहले चुने हुए ताड़ के पत्तों को उचित आकार में काट लिया जाता था, और इसके बाएं, मध्य और दाहिने शीर्ष पर एक छेद किया जाता था। इन छेदों में क्या होता है कि जैसे आप देखिए कि ये छेद आपको दिखाई दे रहा है, ये छेद किया जाता था, और इन छेदों में फिर आपका एक गांठ बांध दी जाती थी, धागा पिरोया जाता था, और धागे से गांठ बांध के और उन सब ताड़ पत्रों को एक बुक के रूप में बाइंडिंग कर दिया जाता था। और इसके बीच में ये धागा निकले नहीं, इसलिए कोडी या काठ का टुकड़ा जो है वो लगा दिया जाता था। इनके बीच में क्या लगा दिया जाता था? कोडी या काठ का टुकड़ा जो है वो इनके बीच में लगा दिया जाता था। ताल पत्थर जो है पांडुलिपि सामान्यतः काठ के एक बक्से अथवा कभी कभी हाथी दांत के खोल में ही रखा जाता था। पांडुलिपि को सलाका जो है उससे लिखा जाता था। कि पांडुलिपि जो है वो पत्ते पे किस से लिखा जाता था? तो एक नुकीली क्या होती, कलम होती थी, जिसे सलाका के नाम से जानते थे। उससे पत्ते पे उकीर अक्सर जो है वो लिखे जाते थे, और इसके बाद तालपत्र को विशेष पत्तियों से निकाले गए रस और कोपलों के बारीक चूर्ण से मिले हुए घोल में डुबो दिया जाता था, जिससे उत्कीर्ण किए हुए भाग में काले रंग की लिखावट जो है वो स्पष्ट हो जाती थी। लिपि पत्ते की लंबाई के समांतर अंकुरित की जाती थी। जैसे पत्ता लंबा होता उसी प्रकार से उसमें क्या होता था, अंकुरित करते थे। या रचना जो है छंदों के रूप में भी उसमें गद्य और पद दोनों में हम लिखते थे। तब शब्दों को दो या तीन उद्गम कॉलमों में सजाया जाता था। यदि पांडुलिपि के साथ कोई टीका भी लिखी जाती, तब उसे सामान्य रूप से पाठ्य सामग्री को ऊपर या नीचे उत्कीर्ण किया जाता था। पांडुलिपि के प्रश्नों की संख्या अधिकतर ऊपर दाहिने हाशिए में अंकित होती थी, कि ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार से। ताम्र पत्थर की या ताल पत्र की पांडुलिपियों का संरक्षण जो है वो बड़ी सावधानी पूर्वक किया जाता था। कि उनको संरक्षण जो है वो बड़ी सावधानी पूर्वक उनका किया जाता था, क्योंकि होता क्या कि उच्च तापमान है या दीमक है या पानी जो है उस धूल से इस तरह से उसका क्या होता फिर वो जो है एक तरह से उसका नुकसान होता, और उससे बचाने के लिए इन पांडुलिपियों की कई प्रतियां जो है वो आपकी तैयार की जाती थी। 19वीं शताब्दी में बढ़ते छापे खानों के प्रचलन के बाद ये ताल पत्रों की परंपरा भी बनी। आजकल इसको सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार की जो थाइमोल है, क्लोरोमेंट है, घोल है, फार्मिलाइड है, फास्पिन गैस है, इथाइल है, ऑक्साइड है, ऐसे कीटनाशकों का जो प्रयोग किया जाता है, ताकि इनको दीमक वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो है उनसे नष्ट नहीं हो।
ये पांडुलिपियाँ जो है हमारे पास में प्राथमिक स्रोत के रूप में इनका इस्तेमाल किया। हम जब भी इतिहास को जानेंगे तो हम दो प्रकार के हमारे पास में स्रोत होंगे, एक प्राथमिक स्रोत और एक द्वितीय। प्राथमिक स्रोत वो होंगे जिससे हमारे पास में पांडुलिपि हो गया, पुरातत्व कोई सिक्के हो गए, और जब उनके आधार पे कोई रचना होती है तो हम उसे सेकेंडरी सोर्सेस या द्वितीय सोर्सेस के रूप में माना जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पांडुलिपि जो है वो हमारा प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक सोर्स है। हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है उनकी रक्षा करना में पांडुलिपियों की रक्षा या संरक्षण करना भी महत्वपूर्ण काम है। भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों पांडुलिपियां पाई जाती है और कई जो है इनका संरक्षण सही से नहीं हो पाने के कारण नष्ट भी हो गई है। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि किस प्रकार से हमें प्राचीनतम जो पाठ है उसका अध्ययन करना चाहिए, क्या क्या सावधानी उसके अंदर रखनी चाहिए, और जो प्राचीनतम जो पांडुलिपि है प्राथमिक सोर्सेस के रूप में, उसमें हम किस प्रकार से तालपत्र का जो है वो यूज करते थे और किस प्रकार से उसको रखा जाता था और किस प्रकार से उसको बनाया जाता था। तो अगर लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।